नमस्कार, हिमालय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू सरस्वती। आज हमारे इस खास पेशकश में हम याद करेंगे स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल को, जिन्हें हिमवत का कवि भी कहा जाता है, जिन्होंने महज 28 साल में इस दुनिया से अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी महान रचनाएं आज भी उत्तराखंड के दिलों में जिंदा हैं। केदार खंडी जी से पूछना चाहेंगे कि उनकी रचनाओं के बारे में कुछ उनकी रचनाएं अगर आपके पास हो तो वो हमारे दर्शकों को सुनाइए, और जो भी आपके पास चंद्र कुंवर जी का है, जिससे लोग उनके बारे में और जान सकें कि वो कितने महान साहित्यकार व कवि थे और उत्तराखंड को वो क्या धरोहर दे के गए हैं। जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी। मालकोटी में जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ से उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई थी। वहाँ नागनाथ पोखरी एक जगह है, बहुत पर्वत श्रृंखला है, और वहाँ पर उनकी सबसे पहली रचना जो उनको एक प्रेरणा मिली थी प्रकृति के बहुत सन्निकट रहते हुए, उसके बाद वो बेसमोर गए, पौड़ी में जो जगह है उसके सामने भी जो हिम श्रृंखला है वो भी कहीं ना कहीं कवि के मन को उद्वेलित करती है, प्रेरणादायक सिद्ध हुई है। और वहीं से उनका जो लगभग 14 साल की उम्र में उनकी कविताओं का जो की यात्रा थी वो शुरू हुई। उसके बाद वो पढ़ने में तो वो बहुत मेधावी थे ही, तो उनके पिता भी शिक्षक थे नागनाथ पोखरी में, तो चाचा भी, और वो सब लोग उनके एक शिक्षक जो शिक्षाप्रद वातावरण में उनकी जो उनका पोषण हुआ है, और एक ऐसा माहौल उनको मिला। तो उसके बाद डीएवी देहरादून में उन्होंने पढ़ाई की, और देहरादून से इंटर के बाद वो इलाहाबाद गए। वहाँ उन्होंने बीए ऑनर से एडमिशन लेने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन वहाँ पर उनको स्वास्थ्य वो अक्षय रोग से, जो उस टाइम जो बहुत लाइलाज बीमारी होती थी और बहुत अस्वस्थ थे, तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और उन्होंने बीए हिस्ट्री से मैं एडमिशन लिया और उसको बहुत अच्छे से उसको उत्तीर्ण करके फिर वो लखनऊ आए। लखनऊ में उन्होंने मैं एडमिशन लेना चाहा, लेकिन स्वास्थ्य ने उनको अनुमति नहीं दी, और वापस अपने गाँव के परिवेश में। और उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं अगर आप सुनाएं तो। जी बिल्कुल। उसकी रचनाएं जो है, जैसे जोशी जी ने अभी जिक्र किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत सन्निकट थे, और बहुत ही मतलब जो कहते हैं कि बहुत इतने अच्छी दोस्ती उनके आपस में थी। पत्र व्यवहार लगातार होता था कुछ, और पत्र भी बहुत सारे डॉक्टर योगेंद्र सिंह बरतवाल उन पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देहरादून में। वो हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं, आएंगे अभी परसों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो आज आईडियो पर होगा जो भी, तो उसमें वो सब बताएंगे। और तो वो निराला जी पर सबसे पहले उनकी कविता बिल्कुल हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। तो कविता के रूप में कुछ पंक्तियां हैं। तो जब वो निराला जी भी बड़े अस्वस्थ हो गए थे उस टाइम, और उन्होंने मिल नहीं पाए थे, उनके अंदर एक छटपटाहट थी कि एक मित्र जो रोज मर्रा के जीवन में एक साथ रहते थे, और वो जब अस्वस्थ होकर के चंद्र कुमार अपने गाँव गए, तो अब वो मिलना तो नहीं था, लेकिन पत्र व्यवहार उस टाइम के जो जिस तरह का माहौल था, कोई है ना, तो पत्र से ही उनका होता था। तो वो कविता मात्र निराला को पत्र कि सहो अमर कवि अत्याचार, सहो जीवन के, सहो धरा के कंटक, निष्ठुर वज्र गगन के, कुपित देवता है तुम पर हे कवि गा गा कर, कुपित देवता है तुम पर हे कवि गा गा कर, क्योंकि अमर करते तुम सुख दुख मर्त्य भुवन के, अब कुपित दास हैं तुम पर, क्योंकि न तुमने अपना शीश झुकाया, तुमने राग मुक्ति का गाया, निर्धनता को सहो, निर्धनता को सहो, तुम्हारी यह निर्धनता एकमात्र निधि होगी कभी देश जीवन की, एकमात्र निधि होगी कभी देश जीवन की। और हुआ भी ऐसे ही, जो निराला जी थे उन्होंने निर्धनता का जीवन पर्यंत जिया, और वो अमर कवि हो गए, अमरत्व को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से, और मैं एक मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरे दिल को छूने वाली। जी बिल्कुल आप सुना सकते हैं। जी बिल्कुल आप सुना सकते हैं। जी हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल। जी, तो कंकड़ पत्थर जो एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जी उसकी एक कंकड़ पत्थर शीर्षक से लिखा है कि ये मोती नहीं सुघर, ये नफूल पल्लव सुंदर, ये राहों में पड़े हुए धूल भरे कंकड़ पत्थर, राजाओं उमराओं के पाँव से है घृणा इन्हें, मजदूरों के पाँवों को धरते हुए अपने सिर पर, इन्हें देख डरते हैं सेठानी जी के चप्पल, इन्हें देख रोने लगते नई मोटरों के टायर, किंतु
मांग खाने वाली भिखारिन के पाँवों में, बन जाते ये जैसे हो मखमल की कोई चादर। जी। राजमहल को देख हिला सिर को ये कहते बेटा, एक रोज गिरकर तू होगा हमसे भी बदतर। जी। तपी हुई आंखों से वे स्वप्न देखते उस दिन के, दिखेंगे सब और इन्हें जब केवल कंकड़ पत्थर, दिखेंगे सब और इन्हें जब केवल कंकड़ पत्थर। ये उन ऊंची ऊंची अटालिकाओं को, उस व्यवस्था को उन्होंने नकारा है इस कविता के माध्यम से। और एक आम आदमी जो कंकड़ पत्थर की तरफ है, उसको कहीं न कहीं प्रेरणा कविता से मिलती है। और एक कांटा, छोटी सी रचना मैं उसको भी सुना देता हूँ कि मैं कांटा हूँ फूल नहीं, मैं कांटा हूँ फूल नहीं, अरे फूल मैं तुझसे भी बहुत बड़ा हूँ, फूल भूल नहीं। मैं कांटा हूँ फूल नहीं, अरे फूल मैं तुमसे भी बहुत बड़ा हूँ, भूल नहीं। शक्तिमान मैं तू नादान, तू छोटा मैं बहुत महान, मेरे प्राणों के भीतर है ताकत पूरी धूल नहीं। तेरी आयु बहुत थोड़ी पर मेरी लंबी चौड़ी। डाली का मालिक वह है जो रहता है सदा यही, मरकर भी देख ले कि तू दबता करता कभी न चूं, पर मैं देख फाड़ तलवे को रह जाता हूँ टूट वहीं। अरे फूल मैं तुझसे भी बहुत बड़ा हूँ, भूल नहीं। मैं कांटा हूँ फूल नहीं, मैं कांटा हूँ फूल नहीं। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं। बिल्कुल केदार खंडी जी, बहुत ही सुंदर स्तुति थी। और अब हम गोसाई जी से जानना चाहेंगे कि जो स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जी हैं, उनको वो स्तर नहीं मिला, उनको वो जगह नहीं मिली जो उनका हक था, जिसके वो हकदार थे। ऐसा क्यों, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो चारू जी, जैसे कि अभी केदार खंडी जी ने और जोशी जी ने उनके जीवन के बारे में बताया, मैं उस क्षेत्र से ही हूँ जहाँ से स्वर्गीय श्री चंद्र कुंवर बरतवाल जी आते हैं। अंतिम जीवन के अंतिम क्षण जहाँ उन्होंने व्यतीत किए हैं, वो मेरे घर से मुश्किल से आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और जितना कुछ उनके बारे में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई वो एक बहुत प्रतिभावान कवि थे, और समय के गाल में वो बहुत ही जल्दी हम लोगों से हमारे बीच से चले गए। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी प्रतिभाएं आज हमारे बीच होते और काश वो कुछ और साहित्य जगत के लिए कुछ कर पाते, तो वो हम सभी लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद होता। उसके बावजूद भी कि जैसे कि आपने उनकी रचनाओं के से भी समझा, और उत्तराखंड में गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रमों में चंद्र कुंवर बरतवाल जी के बारे में पढ़ाया जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने उनको रिकॉग्नाइज्ड किया है। यूपीएससी में उन पर एक विशेष कुछ पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से जीवन काल में उन्होंने किस तरह से साहित्य में अपना एक स्थान बना दिया। साहित्य जगत के जो सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जो रहे हैं, एक बहुत मूर्धन्य स्थान उनका साहित्य में रहा है। उनके समकक्षी उनको माना जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तित्व को आज के जो ग्रोइंग जो कवि हैं या जो लेखक हैं, उनको उनके बारे में बताया जाना चाहिए। और संस्था का ये प्रयास है कि उनको एक रिकॉग्निशन मिले, और साथ ही जो उभरते हुए जो कवि हैं या हमारे समाज में जो आज इस विधा में काम कर रहे हैं, उनके नाम से हम एक उनका सम्मान रखें, और उनके बारे में भी हम जानकारी लेते रहें, और उनसे प्रेरणा लेकर के जो आज जो कवि हैं या जो लेखक हैं, वो आगे बढ़ें और उनकी कृतियों से कुछ सीखें। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि हर साल हम उनके जन्म दिवस पर ऐसा कुछ प्रोग्राम रखें कि जिसमें तमाम उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि पूरे देश से जो समर्पित कवि या लेखक हैं, उनका एक सम्मेलन हम करें, उनकी कृतियों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिले, और जो विशिष्ट जो लोग लिख रहे हैं उनके नाम से उनको सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास है संस्था के नाम। जी,
केदार खंडी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे चंद्र कुंवर जी के बारे में और उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया, किस तरह से अपने साहित्य को लोगों तक उन्होंने पहुंचाया, इस बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, संघर्ष की तो बात जहाँ तक है, मैंने बताया था कि वो क्षय रोग से बहुत बुरी तरह से ग्रसित थे जी। तो उनको इतना संघर्ष था कि वो घर से, जब पावलिया में 8 साल रहे हैं, वो अगस्त मुनि और पावलिया में उन्होंने 8 साल जीवन के अंत 8 साल गुजारे, वहाँ पर वो रहे हैं जी। और वहाँ पर क्षय रोग जो टीबी की बीमारी होती थी तत्कालीन जो समय में, तो वो अलग कमरे में, गौशाले में, जहाँ गाय और भैंस और उस तरह के मवेशी रहते थे, वहाँ उनको रखा जाता था और बाकी लोग जो है बहुत दूर रहते थे। तो ऐसा संघर्ष आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और उस संघर्षपूर्ण जीवन में उन्होंने इतनी श्रेष्ठ रचनाएं, प्रकृति पर सबसे ज्यादा लिखने वाला, कालिदास के बाद सबसे ज्यादा लिखने वाला कवि और मृत्यु पर साक्षात्कार करने वाला कवि। आज तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हो, चाहे उमा शंकर सतीश हो, या वीणा पानी जोशी हो, या निराला हो, या उनके जो समकक्ष के जितने भी कवि थे उस काल के, तो उन्होंने वो सब लोग इस प्रामाणिकता के साथ ये कहते हैं कि इतना मृत्यु पर आज तक किसी कवि ने नहीं लिखा है ना। तो इतना मृत्यु के करीब वो रहे हैं। लेकिन केदार खंडी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोग चंद्र कुंवर जी को नहीं जानते हैं, उनके साहित्य, उनकी महान रचनाओं के बारे में नहीं जानते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि कालिदास के बाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं, तो लेकिन प्रकृति पर, और आज की अगर पीढ़ी की बात की जाए या आगे की भी पीढ़ी की बात की जाए, तो उनके बारे में इतने लोग नहीं जानते हैं जितना कालिदास का नाम लेते ही लोग उनके बारे में उनकी पूरी जीवनी गा देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी चारू जी, ऐसा था, ये तो कभी तो लिखता रहा, अपना उसने रचनाएं की, और क्योंकि बाकी इतना असमर्थ हो गया था वो और कुछ कर नहीं सकता था। उसको जो मन में आया, अपना उद्गार जो है अपने उसमें अपने उद्गार जो है अपने पेपरों पर, कागज पर, पूरे कागज पर उदित करके रख दिया। अब मैं सबसे बड़ा श्रेय इस कवि की जो प्रकाशन के लिए मैं शंभू प्रसाद बहुगुणा जो उनके सखा थे, तो उनको देना चाहता हूँ। और उन्होंने जो है, जब वो भी अलग हो गए थे कुछ समय के लिए, तो उनके अंदर वो छटपटाहट थी। उसके पहले क्षत्रिय वीर में और बड़ी अच्छी से उस टाइम की जो पत्रिकाएं थी, है ना, स्तरीय पत्रिकाएं थी, उनमें उनकी रचनाएं छपती थी। तो उनकी जो छटपटाहट थी, तो उनके पावलिया में वो जब गए वहाँ पर मृत्यु के बाद जो है, तब उन्होंने उनके पिताजी भोपाल सिंह जी थे, उनके पिताजी का नाम था, उनसे वो रचनाएं कलेक्ट करके फिर वो लखनऊ गए, वहाँ जाकर उनका प्रकाशन किया। अलग अलग, जैसे प्रणयनी है, प्रेयसुनी है, या कंकड़ पत्थर है, या जीतू है, काफल पाकू है, इस तरह के जो नाटक और अनेक विधाओं में, लगभग सारी विधाओं में उन्होंने लिखा है और उनका प्रकाशन किया, है ना। तो प्रकाशन को कवि ने तो लिखा है कि मैं तो पता नहीं मरूंगा, मेरे कविताओं का क्या होगा, मुझे इसका भी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरी कविताओं को पढ़ेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। मैंने तो दूसरों के लिए लिखा है मैं। तो उन्होंने मतलब अपने जो भी कविताएं हैं उनकी एक आत्मकथाएं हैं, उसको जिया है। और वहाँ पर एक ऐसे दुर्गम जगह पर और जंगलों में जाकर के, मंदाकिनी के किनारे उनका घर है, जो केदारनाथ के बहुत नज़दीक पड़ता है, जहाँ के अभी चंदन जी बता रहे थे कि उनका घर बिल्कुल नज़दीक है, वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी लगभग उसी केदारखंड का हूँ, है ना, तो मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से कैसे मतलब दुर्गम जगह पर, और वहाँ बैठ करके, आज भी वो जो पत्थर है जिस नदी के किनारे उन्होंने लिखा है, वहाँ बैठ करके वो लिखा करते थे। तो उसी अपने जो रुग्ण शरीर के साथ उन्होंने जिन रचनाओं का जो रचनाधर्मिता का निर्वहन किया है, तो इस तरह का एक संघर्षपूर्ण जीवन होकर के उन्होंने तो लिख दिया। लेकिन अब जैसे चंदन जी ने बताया कि हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, हमने इस संस्था का गठन इसीलिए किया है कि उनको एक जगह मिले जो विश्व स्तरीय, जो शैली और कीर्ति के समकक्ष के कवि हों, है ना। और निराला के जो मित्र रहे हैं और उनसे लगातार उनका पत्र व्यवहार होता है, उनके समकक्ष के जो साहित्यकार है, आज उनकी इतनी उपेक्षा हो रही है। तो ये एक दुर्भाग्य है पूरे उत्तराखंड का, पूरे साहित्य जगत का और पूरे विश्व का। ऐसा नहीं है कि उनकी रचना आज कई भाषाओं में उसका रूपांतरण हुआ है, भारत की भाषाओं में भी है। बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं सब जानते हैं उनको, विदेशों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो भारत के जो हमारे जो भारतीय वाङ्मय में जो वर्तमान में जो साहित्य है,
तो वहाँ पर वो पहचान उनकी नहीं बन पाई है। वो कहीं ना कहीं हम लोग उसके दोषी हैं, हम उनको वो स्थान नहीं दे पा रहे हैं। कभी तो अपना लिख करके चला गया 28 साल की छुट्टी। जी बिल्कुल केदार खंडी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वहीं स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जी की साहित्य परिषद जो संस्था है वो कवियों का एक सम्मेलन कर रही है। वहाँ पे संगठन में कई लोग इकट्ठा होते हैं और साहित्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसी पर, जो कि हाल ही में आयोजन हुआ। श्री चंद्र कुमार बरतवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने साहित्य में अपना खूब नाम कमाया था। चंद्र कुमार बरतवाल अपने समय के एक कुलीन परिवार के थे, एक अभिजातीय वर्ग के परिवार थे और सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित परिवार था और बहुत उस ज़माने की लिहाज से बहुत संपन्न भी ठीक थे वो। और बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण प्रतिभा थी। 2.5 वर्ष से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और उसके बाद 28 वर्ष के जीवन में इतना सारा रचना संसार हम उनको दे गए हैं कि उनको इनकी तुलना हम शैली, कीट्स और कालिदास से करते हैं। इधर कुछ वर्षों से उनका साहित्य लुप्त हो गया था, तो हमने संस्थान के माध्यम से प्रयास करके उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रील बनाई और ये इस 8-10 किताबें छापी हैं और ये स्मृति ग्रंथ छापा है इस वर्ष। सर, आप बचपन से ही उन्हें जानते थे ना? ठीक उनकी मृत्यु के ठीक 1 साल बाद मैं पैदा हुआ और ठीक उसी दिन से मैंने सुना भी है उनके बारे में। मैं 6-7 साल वर्ष की उम्र से उनके बारे में सुनता था और जैसे संयोग ये रहा, मैंने मिडिल वहीं पढ़ा जिस विद्यालय में वो रहते थे और उसी कमरे में भी रहा। और संयोग से लखनऊ के साकेत लॉज में जिस मकान में वो रहते थे उसमें मैं भी रहा और गांव भी हमारा एक था, परिवार भी एक था। फिर उनके जो पारिवारिक जन थे वो सब मुझे उनके बारे में बताया करते थे। इससे मेरे अंदर उनके प्रति क्यूरियोसिटी पैदा हुई और जिसका परिणाम है कि मैंने ये संकलन तैयार किया। जिस तरह चंद्रहास शर्मा गुलेरी अपनी एक कहानी उसने कहा से चर्चित हुए, उसी तरह यदि आयु के हिसाब से हम देखें तो हिंदी साहित्य में चंद्र कुंवर बरतवाल सबसे कम उम्र के कवि हैं जिन्होंने एक वैश्विक सोच के साथ अपनी रचना धर्मिता का निर्वाह किया। जब चंद्र कुमार बरतवाल लिख रहे थे वो दौर राष्ट्रीय संग्राम का था। पूरे पहाड़ों पर, पूरे जनजीवन में एक उथल पुथल थी। अधिकारों की बात, स्वतंत्रता की बात और मुक्त विचारधारा की बात उस समय चल रही थी और चंद्र कुंवर बरतवाल उन तमाम चीज़ों से जूझ रहे थे और उन्होंने अपनी रचना में इन तमाम चीज़ों को शामिल किया और वो आगे बढ़े। में उनकी तुलना के लिए कोई ऐसा कवि खोजना कठिन है। एक तो चंद्र कुमार बरतवाल प्रकृति के बड़े विलक्षण कवि हैं और जैसा कि प्रोफेसर पीसी जोशी का कहना है कि शायद प्रकृति पर लिखने वाले भारतीय कवियों में कोई ऐसा नहीं है जिससे उनकी तुलना की जाए। नंबर 2, चंद्र कुंवर बरतवाल बहुत ही कम उम्र में चल बसे थे और जब वो 1947 में उनका देहावसान हुआ, उसके बाद भारतवर्ष जो था वो स्वतंत्रता के संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, तो चंद्र कुंवर बरतवाल एक तरह से उपेक्षित रह गए थे। तो आपने देखा कि किस तरह से उनके जाने के बाद भी उनकी संस्था किस तरह से साहित्य और कवियों के लिए काम कर रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जोशी जी और केदार खंडी जी और गोसाई जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।